नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गुरुवार को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कायड़ विश्राम स्थली में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही है। गुरुवार को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, आमजन की सुविधाओं तथा वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं का विस्तार से समीक्षा की। प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 5000 पुलिस और सुरक्षा के जवान पूरे कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाली देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा एजेंसी के कमांडो भी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। सभा स्थल की निगरानी आधुनिक तकनीक के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी की जा रही है। आसमान से नजर रखकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर सहित राजस्थान को करीब 25,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा का एक महत्वपूर्ण आकर्षण यह भी रहेगा कि प्रधानमंत्री द्वारा करीब 25,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस कार्यक्रम को लेकर पूरे तरह सतर्क और सक्रिय। प्रधानमंत्री महोदय 28 फरवरी को कायड़ जो सभा स्थल है यहाँ पर पधारेंगे और लगभग 2 लाख से अधिक प्रतिभागी हैं, लाभार्थी भी हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। उनके साथ साथ शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम भी हैं। उसके लिए हमारी तैयारियों को अंतिम रूप आज हम दे रहे हैं। सभी जो संबंधित अधिकारी हैं पॉइंट वाइज उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई। बड़ी संख्या में मैजिस्ट्रेट्स लगाए जिनकी ब्रीफिंग की जा रही है। पॉइंट वाइज हम सभी अधिकारियों के साथ जाके देख रहे हैं, जो भी चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अरेंजमेंट्स हों, जो प्रतिभागी हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स हों या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, सबको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। अभी ट्रायल लैंडिंग अजमेर शहर के कोटला क्षेत्र में स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में आज स्थानीय महिला मंडल की ओर से हर्षोल्लास के साथ फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और पूरे परिसर को रंगों, फूलों और भक्ति रस से सरोबार कर दिया। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में स्थानीय महिला मंडल की ओर से हर्षोल्लास के साथ भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और पूरे परिसर को रंगों, फूलों और भक्ति रस से सरोबार कर दिया। मंदिर परिसर में महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। चारों ओर उड़ते गुलाल और पुष्प वर्षा ने वातावरण को पूरी तरह रंगमय बना दिया। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और फाग के गीतों पर झूम उठी। कार्यक्रम के दौरान भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने सामूहिक रूप से होली के पारंपरिक गीत गाए और वातावरण को आनंदमय बना दिया। फाग महोत्सव में भजन गायक विमल गर्ग ने एक से बढ़कर एक भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उनके सुरों पर महिलाओं खुद को थिरकने से रोक नहीं सकी। भजनों की मधुर धुनों ने पूरे मंदिर परिसर को भक्ति रस में डुबो दिया। विमल गर्ग द्वारा प्रस्तुत फाग और होली से जुड़े भजनों पर महिलाओं ने सामूहिक नृत्य किया और तालियों की गूंज से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। महिला मंडल द्वारा आयोजित यह फाग महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का भी संदेश देता नजर आया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और ऐसे आयोजन को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। से आज जो हमारा श्याम बाबा का ये फाग महोत्सव है, ये बहुत ही शानदार हुआ है और इसमें सबने मिलजुल कर भाग लिया है। सभी सहेलियों ने, सभी आस पड़ोस ने, सबने खूब मजा लिया है और हर साल इसी तरह होता रहेगा।
आनंद लेते रहेंगे। आज भागोत्सव का फंक्शन है, बड़ी जोरों शोरों से महिला मंडल की तरफ से बाबा रामदेव दरबार में हम सभी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और खूब आनंद ले रहे हैं और खूब खुशी से भागोत्सव मनाया जा रहा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आउटडोर ओपीडी और आपातकालीन विभाग के पर्ची काउंटर पर कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने 2 माह से लंबित वेतन को लेकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आउटडोर ओपीडी और आपातकालीन विभाग के पर्ची काउंटर पर कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने 2 माह से लंबित वेतन को लेकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। दैनिक खर्च, किराया, बच्चों की फीस और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि नियमित रूप से ड्यूटी देने के बावजूद भुगतान नहीं होना अन्यायपूर्ण है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पर्ची काउंटर का संचालन पहले जिस एजेंसी के अधीन था उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान में यह कार्य नई एजेंसी को सौंप दिया गया है। इसी बदलाव के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अधीक्षक अरविंद खरे ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि पुरानी कंपनी के प्रबंधन को पत्र भेजकर बकाया वेतन शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि पुरानी एजेंसी द्वारा कर्मचारियों का बकाया वेतन समय पर नहीं दिया गया तो कंपनी की जमा सुरक्षा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट से कटौती कर कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। बच्चे लोग आए थे, इनके जो पुरानी एजेंसी थी उसने इसका पेमेंट नहीं दिया। इन्होंने भी चिट्ठी दी है। इस चिट्ठी को हम उसको जो पुरानी एजेंसी है उसका एक लेटर लिख रहे हैं। सर उस लेटर में लिख रहे हैं कि अगर आपने टाइम का भुगतान नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट से उसका पैसा काट के उसका भुगतान कर दीजिए। क्या वजह से अब उनकी भाई ये तो उस एजेंसी से पूछो कि क्यों नहीं दिया सर। उसकी खत्म हो गई, न्यू एजेंसी आ गई है ना, तो उसने रोक लिया, पेमेंट होल्ड कर लिया। ये हमेशा से प्रथा चलती आती, पुरानी एजेंसी रोक लेती है। तो लेकिन हम पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो हमने उसकी सिक्योरिटी अमाउंट काट करके उसको फिर हमने पेमेंट दिलाया। कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने का पैसा डाल देते हैं, 1 महीने का हाँ नहीं डालते, वो तो रखते हैं, वो कोशिश करते हैं लोग। आप जानते हैं प्लेसमेंट एजेंसी की थोड़ी सी ये रहता है। आश्वासन दिया, मैंने चिट्ठी भेज रहा हूँ उसको एजेंसी को। एक अभी आज सख्त लेटर जाएगा कि अगर आपने टाइमिंग का भी भुगतान नहीं करा है ना, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट से इसका पैसा काट के भुगतान कर देंगे। कि जीएस एंड कंपनी जो हमारा पुराना ठेकेदार था, पिछले महीने की सैलरी जो जनवरी महीने की सैलरी जो अभी तक नहीं आई है, अब ये महीना भी चला गया फरवरी, हम कब तक वेट करें सैलरी के लिए। इसलिए आज हमने सुप्रिटेंडेंट सर को लेटर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपकी सैलरी होली से पहले आ जाए। कितने महीने का पेमेंट था आप लोगों को? हमारा वैसे जनवरी का पेमेंट बाकी है अभी और फरवरी पूरी चली गई है। क्या हर महीने ऐसे होता है क्या? हर महीने ऐसा ही होता है। आपका पीएफ कितना महीने का? 4 महीने से हमारा पीएफ नहीं आ रहा है जीएस एंड कंपनी का, और ऐसा भी हमारा बाकी है। क्या आश्वासन दिया है? सर ने बोला है कि हमने उनको लेटर दिया है अभी और होली से पहले हमारी पेमेंट आने की उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
पुष्कर सरोवर में बारिश के दौरान पहाड़ियों से बहकर आने वाली मिट्टी की सफाई का कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। बरसाती पानी के साथ फीडरों के माध्यम से सरोवर में बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई थी, जिससे जल प्रवाह और सरोवर की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी। अब जल संसाधन विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। पुष्कर सरोवर में बारिश के दौरान पहाड़ियों से बहकर आने वाली मिट्टी की सफाई का कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया है। बरसाती पानी के साथ फीडरों के माध्यम से सरोवर में बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई थी, जिससे जल प्रवाह और सरोवर की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी। अब जल संसाधन विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मानसून के दौरान आसपास की पहाड़ियों से बहकर आने वाला पानी विभिन्न फीडरों के जरिए पुष्कर सरोवर तक पहुंचता है। इस बार अधिक वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा भी सरोवर में जमा हो गया। इससे न केवल जल संग्रहण क्षमता प्रभावित हुई, बल्कि सरोवर की स्वच्छता और सौंदर्य पर भी असर पड़ा। वर्तमान में मुख्य फीडर में जमा मिट्टी को हटाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सफाई कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि जल प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे। इस संपूर्ण परियोजना के तहत कुल 10 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस बजट में फीडर की सफाई के साथ साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत एवं नवीनीकरण भी शामिल है। कई स्थानों पर फीडर संरचनाएं टूट फूट गई थी, जिनकी मरम्मत अत्यंत आवश्यक थी। मरम्मत कार्य को गति देने के लिए साईधाम क्षेत्र के पास एक मटेरियल मिक्स प्लांट स्थापित किया गया है। यहां निर्माण सामग्री तैयार कर क्षतिग्रस्त स्थलों तक पहुंचाई जाएगी। विभाग का कहना है कि औपचारिक रूप से मरम्मत कार्य 1-2 दिनों में पूर्ण रूप से शुरू कर दिया जाएगा। पवित्र पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी को लाने के लिए जल संरक्षण योजना के तहत 3 फीडर बनाए गए थे। गत 2 वर्षों में भारी बरसात के कारण पुष्कर सरोवर के फीडरों में बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई तथा सरोवर के फीडर कई जगह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। इसके लिए हमने राज्य सरकार से बजट की मांग की थी, जिस पर सरकार ने लगभग 13 करोड़ का बजट आवंटित किया, जिसमें जल संसाधन विभाग ने ठेकेदार को 20% बिलों पे 10 करोड़ 20 लाख का ये ठेका कार्यादेश दे दिया गया है। और पुष्कर सरोवर के फीडरों में जो जमा मिट्टी है, विशाल मिट्टी तथा जो क्षतिग्रस्त फीडर है, उसके कार्य को 6 महीने में पूर्ण करने का लिए ठेकेदार को पाबंद किया गया है, कि जिससे बरसात से पहले फीडरों की सफाई हो जाए और क्षतिग्रस्त फीडरों की मरम्मत हो जाए। यदि ये फीडर समय पे मरम्मत होकर सफाई हो जाती है तो पुष्कर सरोवर में निर्मल जल आएगा तथा पुष्कर सरोवर में जो गंदगी डाली जा रही है उसकी सफाई हो जाएगी। तो हम इसके लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पुष्कर सरोवर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इतना भारी भरकम बजट दिया। इसके लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को जल संसाधन मंत्री जी का आभार। 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में अजमेर दरगाह क्षेत्र में मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समाज की विभिन्न वर्गों को रैली की विस्तृत जानकारी देना और अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करना रहा। 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में अजमेर दरगाह क्षेत्र में मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक, व्यापारियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को रैली की विस्तृत जानकारी देना और अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करना रहा। बैठक का नेतृत्व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने किया। उनके साथ मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दरगाह बाजार के सम्मानित व्यापारियों और औपचारिक रूप से आमंत्रण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उन्हें कार्यक्रम में सहपरिवार एवं सहयोगियों सहित उपस्थित रहने का आग्रह भी किया गया। मेवाती ने अपने संबोधन में कहा कि यह जनसभा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। दरगाह बाजार के व्यापारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए 28 फरवरी की इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि वे न केवल स्वयं उपस्थित रहेंगे बल्कि अपने परिचितों और समाज के अन्य लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। बैठक में सभी वर्गों द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता का भरोसा दिलाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस आयोजन को लेकर सकारात्मकता और सक्रियता है। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में 28 फरवरी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया और इसे अजमेर के लिए गौरव का अवसर बताया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को अजमेर की पावन धरती पर आ रहे हैं। उसके लिए आज हमने यहाँ पर दरगाह बाजार के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ में सभी जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको हमने आमंत्रण पत्र दिया है, दावतनामा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप 28 तारीख को जो विशाल रैली है जिसको सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, उसको सफल बनाने के लिए आप लोग आए, उसके लिए हमने सभी को आमंत्रण दिया है। और दरगाह के जो बाहर ये जो लोग हैं जिसमें अल्पसंख्यक समाज के 3600 कौम के लोग जो ये दुकानदार हैं, इन सभी से मैंने आग्रह किया है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ में आप सभी 28 तारीख को जो विशाल रैली आयोजित होने जा रही है जिसमें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को, विशेष तौर से राजस्थान के लोगों को एक सौगात देने का काम करने जा रहे हैं। जो करोड़ों रुपए की सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं 2 साल में, और उनके जो कामों का लोकार्पण होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों को तोहफा देने का काम इस अजमेर की पावन धरती से करेंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 28 तारीख को अजमेर में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए उनके स्वागत इस्तेमाल के लिए और उनको सुनने के लिए आप लोग पधारे। उसका आमंत्रण देने के लिए आपके बीच में यहाँ पे मैं पधारा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक मोदी और पीएम मोदी इस कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मोदी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को लेकर सवाल उठते हैं तो सरकार चुप रहती है। उन्होंने चीन सीमा पर स्थित बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री अजमेर आते हैं तो उनका काले झंडों से विरोध किया जाएगा। इसने जिस तरीके से हमारे देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय पानी जी को जिस तरीके से मोदी सरकार ने डरकर उनको गिरफ्तार किया गया, आज युवा कांग्रेस ने साथियों ने सिर्फ पीएमएस कॉम्प्रोमाइज की बात तो की गई, परंतु मोदी जी को जो मिर्ची लगी देश की छवि की बात करते हैं। जब हमारे देश के साथ में महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा था तब देश की छवि कहाँ गई थी? जब ट्रम्प द्वारा मोदी जी को धमकाया जा रहा था तब देश की छवि कहाँ गई थी? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी तब देश की छवि कहाँ गई थी? किसानों आंदोलन हो रहा था, हजारों किसान मर रहे थे, तब देश की छवि कहाँ गई थी? हमारे देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था, जो जुमला दिया गया था, और आज उस नौकरी के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तब देश की छवि कहाँ गई थी? मोदी जी को सिर्फ पीएमएस कॉम्प्रोमाइज और उन्होंने इस नारे को खुद के ऊपर पर्सनल लेके जो उनको मिर्ची लगी, परंतु युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी के बब्बर शेर है, युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगा। और आज युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को पीएमएस कॉम्प्रोमाइज और नरेंद्र मोदी सरेंडर के नारों के साथ में आज हमने गो बैक मोदी के नारों के साथ में मोदी जी का कड़ा विरोध करा और ये संदेश देते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी अजमेर आते हैं तो युवा कांग्रेस काले झंडे दिखा के कड़ा विरोध करेगा, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के स्वयं खुद की होगी। आज युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया और अजमेर जिला कलेक्टर मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करा। गो बैक मोदी के नारों के साथ में आज हमने मोदी जी को संदेश पहुंचाया है कि मोदी जी अजमेर आने का कार्यक्रम आप अपना कैंसिल कर दो, नहीं तो राहुल गांधी जी के बब्बर शेर आपका कार्य। प्रदेश के भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावर गुरुवार से राजस्व मंडल के बाहर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। नियमित डीपीसी नहीं किए जाने तथा राज्य सरकार की सहमति के बाद भी आदेशों की पालना नहीं होने के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया है। धरने में प्रदेश भर से आए गिरदावर बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश के भू अभिलेख निरीक्षक
गिरदावर गुरुवार से राजस्व मंडल के बाहर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। नियमित डीपीसी नहीं किए जाने तथा राज्य सरकार की सहमति के बाद भी आदेशों की पालना नहीं होने के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया है। धरने में प्रदेश भर से आए गिरदावर बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजस्थान कानूनगो संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्मिक विभाग की सहमति मिलने के बावजूद जोधपुर संभाग की रिव्यू डीपीसी के संबंध में राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2025-2026 की आईएलआर से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए नियमित डीपीसी भी लंबित है। संघ के अनुसार समय पर डीपीसी नहीं मिलने से कई वरिष्ठ आईएलआर बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कई अधिकारी रिटायरमेंट के नजदीक हैं। यदि शीघ्र नियमित डीपीसी नहीं की गई तो अनेक अधिकारी पदोन्नति के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान गिरदावरों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कि राजस्व मंडल की हठधर्मता के कारण आज पूरा वर्ष गुजर जाने के पश्चात भी 2024-25 की जो नियमित डीपीसी है गिरदावर से नायब तहसीलदार की, वो बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रखी है, जबकि इससे पूर्व इन्हीं परिस्थितियों में लगभग 5 वर्षों की डीपीसीयां इन्होंने की हैं। अब यहाँ वार्ता करते थे वो कहते हैं ये स्टे है वो स्टे है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों की हठधर्मता है, वो गिरदावरों को न्याय नहीं दे रहे हैं। उसके विरोध में आज हम यहाँ 2024-25 की नियमित डीपीसी एवं जोधपुर संभाग की रिव्यू डीपीसी बकाया है, उसके संबंध में उन मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं। और पिछले कई वर्ष से हमारी ये मांगे रही हैं कि जोधपुर संभाग की वरिष्ठता को पूर्व रिव्यू डीपीसी करके इसको सही किया जाए और नियमित डीपीसी की जाए, लेकिन बोर्ड के जो मक्कार अधिकारी कहूँगा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो चाहते हैं जिसको पदोन्नत कर देते हैं, नहीं चाहते हैं उसको पदोन्नत नहीं करते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले 1 साल पहले 5 डीपीसी लगातार की सेम परिस्थितियों में, तब भी वही कोर्ट केसेस थे, आज भी वही कोर्ट केसेस है। अभी हमारा जो कानून संघ की महासमिति का निर्णय है, अब 2 दिन का धरना बोर्ड पर रहेगा। उसके बावजूद भी यदि डीपीसी नहीं करते हैं तो आगामी संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। राजस्थान का प्रत्येक कानून को सड़कों पर होगा। और खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।